Friends, today we are going to read the second poem of your book First Flight, written by Robert Lee Frost. Children, as we have already discussed about the poet in our first poem, Dust of Snow, let us revise those facts. Robert Lee Frost was born on March 26, 1874 and died in January 29, 1963. He was an American poet and he is best known for his realistic depiction of rural life. गाँव के चित्रण के लिए, गाँव के लाइफ की ज़िंदगी के चित्रण के लिए वो मशहूर है. He had received 4 Pulitzer Prizes for his poetries. Now let us discuss little bit about the speciality of the poem. What is special? It was written in 1920. It is a short symbolic poem. From where did he get inspiration to write this poem? इस पोएम को लिखने के लिए उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? सो चिल्ड्रेन, देयर आर 2 स्पेकुलेशंस. इसके लिए 2 अंदाज़ा लगाया जाता है जहाँ से वो इंस्पायर हुए, जहाँ से वो उनको प्रेरणा मिली इस पोइट्री को लिखने के लिए. Probably he was inspired by Dante's Inferno. Dante's Inferno, in fact, is part of his Divine Comedy. Dante was an Italian poet, and his famous book, epic poem, is Divine Comedy. So this Inferno is part of that Divine Comedy. This is first part of Divine Comedy. In fact, Divine Comedy is the journey of soul to God, and in Inferno, Dante has explained his journey to hell. नर्क में किस तरह से उनकी यात्रा होती है और क्या क्या यातनाएं वहाँ पे देखने को मिलता है, क्या कारण है, रीज़न है, ये सब वो डिस्कस करते हैं इन्फर्नो में. तो ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि फ्रॉस्ट को वहाँ से प्रेरणा मिली थी लिखने के लिए. बच्चों, दूसरी प्रेरणा जो ये अंदाज़ा लगाया जाता है विद द कन्वर्सेशन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हु वॉज एस्ट्रोनॉमर. उनके एक दोस्त जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं उनसे बातें करके व्हेन दे टॉक अबाउट सन एक्सप्लोडिंग और एक्सटिंग्विशिंग विच डिनोट्स फायर एंड आइस. एक्सप्लोडिंग मतलब जब सूरज में विस्फोट होता है, और या तो फिर सूरज ख़त्म हो जाता है, बुझ जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है आइस. तो ये उनको वहाँ से जब उन्होंने अपने दोस्त से इस बारे में बातें की तो वो प्रेरित हुए इस पोएम को लिखने के लिए. तो ये 2 अंदाजे लगाए जाते हैं जहाँ से उनको प्रेरणा मिल सकती है इस पोएम को लिखने के लिए. शायद उन्होंने ये प्रेरणा ली होगी. नाउ दिस पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1920 इन हार्पर्स मैगज़ीन. हार्पर्स मैगज़ीन में पहली बार ये पब्लिश हुआ. एंड लेटर इन 1923 इन हिज पुलित्ज़र प्राइज़ विनिंग बुक न्यू हैम्पशायर. तो ये उनके पुलित्ज़र प्राइज़ विनिंग बुक न्यू हैम्पशायर में 1923 में पब्लिश हुई. Now children, let us discuss little bit about the theme. It is a short symbolic poem. It is only of 9 lines which deals with the theme of desire, hatred and the end of the world. इसमें desire, इच्छा, hatred, नफ़रत और इस दुनिया के अंत के बारे में बताया गया है. A bleak poem. bleak का मतलब which deals with the theme of hopelessness. क्योंकि इसमें दुनिया के अंत होने की बात कही गई है. दैट्स वाई इट इज़ कंसीडर्ड अ ब्लीक पोएम दैट हाईलाइट्स ह्यूमन बींग्स कैपेसिटी फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन. और इसमें ये बताया गया है कि ह्यूमन बींग के अंदर ये पावर है कि वो अपने आप का विनाश कर सकते हैं. सेल्फ डिस्ट्रक्शन मतलब स्वयं का विनाश, खुद को बर्बाद कर देते हैं. इस तरह की उनके अंदर शक्ति है. वो कौन सी शक्ति है, विल डिस्कस. द पोएम इज़ अ वर्क ऑफ स्कैटोलॉजी. स्कैटोलॉजी इज़ परलोक सिद्धांत. इसको हिंदी में कहते हैं परलोक सिद्धांत. एंड इट इज़ राइटिंग अबाउट द अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड. लोगों का अंत में क्या हश्र होता है और एंड ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और ये दुनिया के अंत के बारे में स्कैटोलॉजी. तो ये इसको कंसिडर किया जाता है वर्क ऑफ स्कैटोलॉजी. इट पोजेस 2 पॉसिबल कॉजेज फॉर दिस एंड. और ये जब वो दुनिया का अंत होगा तो वो किस कारण से होगा, इसके 2 पॉसिबल रीजंस होंगे जो फ्रॉस्ट ने बताया है. मे बी ड्यू टू फायर और आइस विच रिप्रेजेंट्स, जो कि सिंबॉलिक है. रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड रिस्पेक्टिवली. ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फायर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे डिज़ायर को, इच्छा को, और आइस रिप्रेजेंट कर रहा है हेट्रेड को. तो मतलब ये 2 संभव कारण हैं
जिससे कि ये इस दुनिया का, इस पृथ्वी का पे जीवन का अंत हो जाएगा। वो क्या है? हमारी इच्छा और हमारा नफरत। देन if it is left unchecked they have the capacity to destroy the civilization itself। और ये कहते हैं he just tries to indicate, वो ये इशारा करना चाहते हैं कि if our wishes, our desires and our hatred left uncontrolled, अगर हमारी इच्छा अनकंट्रोल्ड रहती है, अनचेक्ड रहती है, हम उस पर अंकुश नहीं लगाते, तो उसके अंदर ये पावर है, इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है कि वो हमारा ही विनाश कर देगी, इस धरती का विनाश कर देगी। नाउ द पोम। सम से वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. What does he mean to say? Some say the world will end in fire, some say in ice. कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है, some people opine that, कुछ लोगों के ओपिनियन है कि इस दुनिया का जो अंत होगा वो आग के कारण होगा, फायर के कारण। वहीं कुछ लोगों के ओपिनियन है कि नहीं, ये फायर के कारण नहीं, आइस के कारण इस दुनिया का अंत होगा, विनाश होगा। सम से, इन फर्स्ट टू लाइन्स ही डिस्कसेस द एंटीथेसिस फायर एंड आइस। ही हैज़ स्टार्टेड दिस पोएम विद द opposite thoughts, fire and ice. It is dealing with antithesis. Some say the world will. फर्स्ट ही सेज अबाउट पीपल्स ओपिनियन। पहले वो लोगों के ओपिनियन बताते हैं कि कुछ लोगों की ये राय है कि दुनिया का अंत जो होगा वो फायर, दैट मीन्स हमारी इच्छाओं के कारण होगा, और कुछ का कहना है कि दुनिया का अंत जो होगा वो आइस के कारण, हेट्रेड के कारण। इन फर्स्ट टू लाइन्स इट इज़ नॉट क्लियर दैट इट इज़ सिम्बॉलिक, बट फर्दर व्हेन वी रीड देन वी फाइंड दैट इट इज़ सिम्बॉलिक फॉर हेट्रेड एंड डिज़ायर। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब वो बता रहे हैं कि मैं जितना डिज़ायर के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में जानता हूँ, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के राय से सहमत हूँ जो लोग फायर के लिए सोचते हैं कि ये दुनिया का अंत करने में सक्षम है। फायर मीन्स डिज़ायर, यहाँ पे वो कंपेयर कर दे रहे हैं डिज़ायर को फायर के साथ। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ फायर, डिज़ायर, वो जो बताते हैं कि मैंने जितना डिज़ायर के बारे में जाना है, इच्छा के बारे में जितना जाना है, लोगों के विश, वांट, जितना मैंने समझा है अभी तक अपनी लाइफ में, तो मुझे ये लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि फायर के कारण दुनिया का अंत होगा, तो मैं उनकी फेवर करता हूँ, मैं उनसे सहमत हूँ। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगेन ही सेज दैट ह्यूमन टेंडेंसी हैज़ ह्यूमन नेचर हैज़ टेंडेंसी टू डिस्ट्रक्ट द वर्ल्ड ट्वाइस। इतनी ज़्यादा पावरफुल है उनका इंटेंशन कि इसमें शक्ति है कि ये दुनिया को 2 बार पेरिश कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। पेरिश मीन्स डिस्ट्रॉय, एंड। बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको 2 बार ख़त्म होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं ये भी जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, मैं नफ़रत के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और ये कहना कि आइस, हियर ही हैज़ डायरेक्टली कंपेयर्ड आइस विथ हेट, तो कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस जो है, नफ़रत जो है, इज़ ऑल्सो ग्रेट, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंड वुड सफाइस मीन्स इट विल बी सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय दिस एंटायर वर्ल्ड। इट हैज़ कैपेसिटी, दिस हेट्रेड हैज़ कैपेसिटी एंड इट इज़ सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय दिस एंटायर वर्ल्ड एज मच एज ही नोज़ अबाउट द हेट्रेड दैट ही वॉन्ट्स टू से। जितना उसको पता है नफ़रत के बारे में, तो वो ये समझते हैं, उनके ओपिनियन है कि नफ़रत में भी इतनी ताकत है कि वो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगी, विनाश कर देगी। दिस इज़ अबाउट दिस शॉर्ट पोएम. Let us discuss about the poetic devices used in this. Some say the world will end in fire, some say in ice. In first 2 lines we find poetic device anaphora. Children, anaphora, when the same expression
word or group of word phrase is used in two consecutive lines. Means here the same some say is used in both of the lines, so it is known as anaphora. Antithesis, since two opposite ideas are used together, so it is antithesis. Next we see alliteration. Some say world will, some say and world will, because both of these start with the same consonant ss. Here we find ss and here we find ww, so this means they are example of alliteration. Then we find consonants. Some say in ice. Here we find repeated s sound. Some say in ice. Here also we get s sound, repeated s sound, so SSS, repeated S sound, that means it is an example of consonants. Let's see the next lines. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Alliteration is favor fire. Repeated FF. Then assonance, I hold with those who favor fire. Here we get repeated O sound. So it is assonance, repeated vowel sound. Then next line, but if it had to perish twice, I think I know enough of it. Here we get assonance, repeated I sound, if it is twice. So here we get example of assonance. Then next is repeated I, repetition, that is I and I. Here we have got the poetic device repetition. Then in last three lines it is an example of enjambment. Enjambment, you know, we had discussed last that enjambment, this poetic device means the same thought is split into two or more lines. The same sentence has been split without any punctuation mark, has been split into two or more lines, then it is an example of enjambment. And again we get consonants to say that for destruction eyes, sound of S. We get here S, 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 repeated S sound, so it is consonants. I hope you understood the poem. So whatever questions you are having, you can ask in comment section or in your WhatsApp group. Thank you.